दोस्तों फिर से हम लोग अपनी कहानी पे हैं। मेरी कहानी ऑटोबायोग्राफी, और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी बात क्या चल रही थी कि हमने अपनी पढ़ाई की, फिर हम जॉब में चले गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब में। और जॉब के बाद में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, कैसे कैसे आपका इवोल्यूशन होता है, कहानी बढ़ते चले जाती है। लेकिन कहानी के दो पहलू हैं, एक आपकी ज़िंदगी बाहर चलती है और एक आपकी ज़िंदगी अंदर से आप ग्रो करते इवॉल्व होते हैं, ऐसे चीज़ें काम करती है। तो मैं ये बात करूँगा कि मैं जैसा भी हूँ मैं वो बना कैसे हूँ। तो उसमें सबसे बड़ा रोल था हमारी क्लोज नेट फैमिली, एकदम ऐसे अंदर गुथी हुई परिवार, गुथा हुआ परिवार। उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे फादर का रहा है और मदर उनका साथ देती रही। लेकिन एक जो आदर्श वाली बात होती है ना, वो कहाँ से आती है? मेरे पिता से। तो कहानी ऐसी थी कि जैसे मैं ये बताता हूँ कि जब मैंने नौकरी छोड़ दी या नौकरी पे जाने से पहले एक मकान खरीदा था रतलाम में, है ना, एमपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जब जॉब कर रहे थे तो वो सोचते हैं ना रिटायरमेंट के बाद कहाँ कहाँ सेटल हो जाएंगे, कहीं पे भी एमपी हाउसिंग बोर्ड के मकान थे तो वहाँ पे उन्होंने खरीद के रख लिया। वहाँ कभी जा नहीं पाए, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ जमावट कर रखी थी, तो हम कुछ कुछ समय के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। तो मैं अपने पढ़ाई के बाद में, जॉब से पहले और जॉब छोड़ने के बाद में वहाँ रहा, और वहाँ मुझे अकेले रहने का पूरा अनुभव मिला। ऐसा होता है ना कि जब आप अकेले रहते हैं तब आपको पता लगता है कि आप असल में क्या हो, और तब आपको लोगों की कमी का भी एहसास होता है। अगर आप हमेशा से लोगों के बीच में रहे हो ना, तो आप रिएक्शन में जीना सीख सकते हो। रिएक्शन मतलब हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि जो कुछ भी हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, हम बोल रहे भाई इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा है, ये नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। ऐसे में क्या हुआ, जब मैं अकेला रहा ना, तो मुझे साफ साफ पता लगा कि भाई अभी कोई नहीं है आसपास डिस्टर्ब करने वाला। करो क्या कर सकते हो, कुछ खास कर नहीं पाया। तो जब आप नौकरी छोड़ते हैं, नौकरी के पहले की बात कर रहा हूँ कि मैंने बताया था ना वो 3-4 महीने का आपका कोर्स खत्म हो गया है, और इसके बाद में आप सोच रहे हो कि आपको कहीं पे जॉब मिल जाए, और जॉब्स का उतना अच्छा सीन था नहीं। तो ऐसा नहीं था कि कहीं कहीं वैकेंसीज हैं, आपने ऑनलाइन देख ली, अप्लाई कर दिया, कहीं इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कॉलेज से जब कैंपस वैम्पस होता था तभी आप जाते थे, और वहाँ जो आपको सैलरी वो ऑफर कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको लिवरेज अपना बनाने के लिए शुरुआत में सीखना पड़ती चीज़ें। तो इस तरह की कंपनीज थी जो 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये में आपको 11-11 घंटे के लिए हार्ड वर्किंग कराती थी। फिर भी लोग जाते थे, क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस चाहते थे। तो दोस्तों अभी वो मैं देखता हूँ ना, कई सारे लोग जैसे जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो जॉब पे जाने से पहले, उनको चुने जाने से पहले वो सोच रहे हैं कि यार ये मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, और इसकी सैलरी कम तो नहीं पड़ेगी, मुझे तो शुरू से अच्छी सैलरी चाहिए, पैकेज सही होगा तो काम शुरू करेंगे। तो इस चक्कर में वो बैठते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ये जॉब छोड़ के वो जॉब छोड़ के एक स्टेबिलिटी ख़त्म कर लेते हैं। अब आपके पास अगर कोई पर्पज़ हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो, तो वो एक अलग बात है। अब स्टेबिलिटी का मैं कोई खास शौकीन नहीं, और मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर दिया स्थिरता का कि उसके बारे में मैं कोई जिद कर सकूं या आपको सुझाव दे सकूं। लेकिन मैं यही बात कर रहा था कि आपके दोनों तरफ कहानियां चलती है, अंदर भी एक कहानी चलती, बाहर भी एक कहानी चलती है। तो हुआ क्या कि छोटी छोटी सी बातें, परवरिश की बात आती ना हमारे दिमाग में कभी, कि परवरिश में ऐसा क्या करें कि इंसान बड़ा बन जाए। मेरे पिताजी उस जमाने में नेशनल बुक ट्रस्ट के पार्सल्स हमारे यहाँ आया करते थे, वो किताबें मंगवाते थे। उसमें कहीं ऐसा जंगली जीवन के बारे में, कहीं गेंडा किताब आ रही है, तो कहीं पे भारत की आज़ादी की कहानी आ रही है, कहीं पिता का पत्र पुत्री के नाम ऐसे चाचा नेहरू ने इंदिरा गांधी को क्या लिख के दिया है। फिर जैन कथाएं हैं, कहीं पे बाल निर्माण की कहानियाँ, ये इसकी गायत्री शक्तिपीठ की, ये सब हम पढ़ते जा रहे हैं, और अलग अलग नज़रिया हमारे दिमाग में आता जा रहा है। अब कुछ कुछ किताबें थी जो हमारी समझ से बाहर थी, हमको बड़ी बोरिंग लग रही थी। वो घर में अवेलेबल होना चाहिए। एक उम्र आती है जब आप
ठहर जाते हो, फिर आप ढूंढते हो अपने ही घर में। तो मेरे घर में अलमारी जो किताबों से भरी थी, मैंने उसको बरसों तक कभी देखा भी नहीं, कभी इच्छा भी नहीं हुई कि मैं उनको पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं फुर्सत में घर में बंद हुआ और बाहर जाने से डर रहा था, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि आप खाते हो अपने पिताजी का दिया हुआ, लेकिन जवाब पड़ोस के अंकल को देना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है आजकल। और वो ऐसे कोई खास घातक या हिंसक नहीं हो जाते, वो तो बेचारे कैजुअल सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अपनी नाव में छेद है तो क्या करें। तो हम घबराने लगते हैं। एक उम्र ऐसी आती है जब आप सोसाइटी में जाने से, मैरिज वेरिज में जाने से कहीं डरने लगते हो। तो मेरे साथ क्या हुआ कि पहले तो नौकरी मिल नहीं रही थी, तो हम वहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ रहे थे। किताबों में पढ़ो तो एक आप अलग ही दुनिया में निकल जाते हो, और उसमें किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। तो वहाँ पे धीरे से फिर मैंने गांधी जी की आत्मकथा निकाल ली, फिर धीरे से मैंने विवेकानंदा की किताबें निकाल ली, फिर और दूसरी कहीं ओशो की किताबें, एक मेरा दोस्त था वो पढ़ता था, तो मैंने सबसे ज़्यादा किताबें खरीद के नहीं पढ़ी, जो किताबें कोई और ने खरीदी, मैंने मांगी, वो मैंने अच्छे से पढ़ी। तो वहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले लिया। तो मैं क्या करता था, बीच में एक ऐसी हालत आ गई थी कि मैं जाता था लाइब्रेरी में से एक किताब उठा के लाता था, और 24 घंटे के अंदर या मुश्किल से 48 घंटों में वो 300-400 पेज की किताब मैं ख़त्म कर देता था। उन किताबों से मेरा नज़रिया काफ़ी खुला। ऑटोबायोग्राफीज मुझे बहुत पसंद है। मैंने जैसे जावेद अख्तर की आत्मकथा पढ़ी, फिर मैंने निदा फाजली, बहुत बड़े शायर हैं, जगजीत सिंह साहब, उनकी बहुत अच्छी गज़लें गाते थे, तो मैं उनका दीवाना था, उनकी मैंने आत्मकथा पढ़ी। फिर मैंने अमृतलाल नागर साहब की पढ़ी। उसके बाद मैं उनकी रशियन लिटरेचर काफ़ी पढ़ा, काफका की कहानियाँ पढ़ी है, फिर चेखव की कहानियाँ पढ़ी है, लेनिन की कुछ बुक्स पढ़ी, टॉलस्टॉय की बुक्स पढ़ी। तो ऐसे में वहाँ पे लगातार किताबें पढ़ता चला गया। अब किताबें पढ़ने से मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया था। फिर क्या हुआ, हम निकल गए और हम पहुँच गए जॉब करने के लिए। जॉब के पहले तो चलो मैं घर में जो अवेलेबल थी वो किताबें पढ़ता था, लेकिन जॉब छोड़ के जब आया ना, तब मैंने ज़्यादा सीरियस सवाल जब उठे मन में, तो उनके सीरियस जवाब ढूंढने की कोशिश की। और ये एक यात्रा थी जो अंदर चल रही थी। अब किताबें क्या करती है, आपको 500 साल पुराने आदमी, 5000 किलोमीटर दूर के आदमी, आगे 100 साल बाद की कल्पना सबसे जोड़ के रख देती है। आप एक जिंदगी में इतने लोगों से मिल नहीं सकते, और आपके आसपास का जो सर्कल होता है वो लगभग आपके जैसा ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सोचता है। तो बादलों के पार की जिंदगी की जो मैं बात कर रहा था, वो मुझे वहां से जानने को मिली। और मुझे सबसे बड़ी सीख क्या मिली, ये जितने भी महानतम लोग हुए थे, ये मामूली से लोग थे। ये हारे हुए ऐसे लोग थे जिन्होंने धीरे 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 अपने आप को ढाला, अपने आप को धीरे धीरे एक एक कदम चल के कहीं पहुंचाया। तो इस चीज ने मुझे मेरी आंखें खोल दी कि भाई कोई खास पैदा नहीं होता, खास आप धीरे धीरे बनते हैं। और अगर आपको छोटे छोटे चेंजेस में यकीन है तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डालेंगे। और सच में ये आइडिया काफ़ी काम करता था। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, कभी स्वेट मार्टिन की, डेल कार्नेगी की बुक्स पढ़ रहे हैं, और वो बात होती थी ना कि भाई हमेशा खुश रहो, चिंता मुक्त रहो, और ये वो। फिर बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता था मुझे, एक 2 महीने तक किताब पढ़ने के बाद, कि भाई अब ये पॉजिटिविटी वर्ड ना, ये दोबारा सुनना नहीं है, फेंक दो, साला बकवास है, सब लफाजी है, शब्द ही शब्द है, ऐसा कुछ होता भी है क्या। हम अमीरी की, सक्सेस की और अच्छी अच्छी प्यार की कहानियां पढ़ रहे हैं, और आसपास ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लोग समझते नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। तो ये सब हो रहा था अंदर ही अंदर, ठीक है। जब मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया, तो नौकरी में मैंने बताया कि मैंने एक ट्रांसफ़र ले लिया था। और ट्रांसफ़र लेने के बाद में क्या हुआ कि एसआर ऑयल में, वहीं पे उसी कैंपस में मैं था, और एसआर ऑयल की जामनगर में एक रिफाइनरी बन रही थी। तो कहीं कहीं ये भी उम्मीद थी कि भी हो सकता है हमको वहाँ ट्रांसफ़र मिल जाएगा। उन लोगों में अजीब से सपने होते हैं, उन सपनों के आज हम हंसते हैं जब मेरे कलीग्स मिलते हैं मुझे, और हम कहते हैं कि भाई हमको तो मेंटेनेंस का जॉब चाहिए था, और हमको ये नहीं वो नौकरी करनी थी। अब जिन लोगों को वो जॉब मिल गया है तो वो क्या कर रहे हैं, हमको सचमुच वो चाहिए था नहीं। हमको बस ये पता है कि हम जहाँ हैं हम वहाँ नहीं रहना चाहते, हम कुछ और बन जाना चाहते हैं, और वो अनजाना है इसलिए हमको उसका आकर्षण है। इस तरह की स्थिति बनती है। तो फिर हमको वहाँ पे कंपनी के अंदर ही एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग हुई। तो जो भी लोग ऐसे दिखते थे जो बार बार छुट्टी पे चले जाते हैं, बार बार रिजाइन करने की बात करते हैं, उनको मोटिवेशनल ट्रेनिंग में भेज दिया गया।
अब उस मोटिवेशन ट्रेनिंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। 10 दिन के लिए हम वहाँ एक शानदार गेस्ट हाउस में थे, और सुबह से 7 बजे से उठा के वो आपको योगा वोगा करा रहे थे, फिर कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करा रहे थे आपस में टीम वर्क की, फिर वो मोटिवेट कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे सेवन हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कवी की जो बुक है, उसमें से लेके एक ग्रुप था जो ट्रेनिंग का काम करता था, उन्होंने वो ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं नौकरी छोड़ने के लिए और ज़्यादा तैयार हो गया। मतलब कंपनी के लिहाज से मैं देखूं तो वो इसलिए मोटिवेट कर रहे थे कि मैं जाके उनका काम ठीक से करूं। लेकिन कुछ लोग शायद नौकरी के लिए पैदा ही नहीं होते, ऐसा कहा जा सकता है, या फिर एक उम्र होती है और मेरे ऊपर उस तरह के कोई बंधन होते, दबाव होते, तो शायद मैं वही करता। इसमें बड़ा रोल किसका है? मेरे माँ बाप का, मेरे बड़े भाई बहनों का। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास दो पेरेंट, माँ बाप नहीं, साथ में 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन, ऐसे 5 पेरेंट्स का प्यार मिल गया मुझे, है ना। जब आप छोटे होते हैं ना, तो छोटे होने में कई बार ऐसे मैंने देखा है लोगों को कि वो बड़ा बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं उनके हाथ में पावर आ जाए, लेकिन पावर के साथ में जिम्मेदारी आएगी, पावर के साथ में आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। तो ये चॉइस है। तो मुझे वो छोटे बने रहने में और उनका लाड़ प्यार लेते रहने में कभी कमी नहीं हुई, मुझे कभी बुरा नहीं लगा। तो आज भी मतलब ज़िंदगी में जब नाराज़ हैं, सपोज़ मेरे भाई मुझसे नाराज़ हैं, या कहीं कोई और भाई नाराज़ हो जाए, भाभी नाराज़ हो जाए, तो मेरे दिमाग में बात कभी नहीं आती कि अरे किसी दिन अगर मैं बर्बाद हो गया और मुझे जाके इनके सामने घुटने टेकने पड़े, तो मैं कहूँ बिंदास इनके सामने तो हमेशा से ही घुटने टेक के खड़ा हूँ ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सारी दुनिया के आगे झुक सकता हूँ। तो ये लोग तो सबसे ज़्यादा हक रखते हैं जिनके आगे मैं झुकूँ। तो मेरा फंडा एक ही है कि लोग बाहर जाके गाय बनते हैं, घर में शेर बनते हैं। मैं चाहता हूँ घर में मैं गाय बनूँ और बाहर जाके शेर बन जाऊँ। जैसे बाहर आप जाते हैं तो सूट वूट पहन के घूमते हैं ना, क्रीज खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर में तो नाइट सूट का ही मज़ा है ना। प्रेस वेस नहीं करनी है, मस्ती में एक ऐसा सबसे पुराना कपड़ा जिसमें 2 छेद भी हो, उसको पहनने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, घर वो चीज़ है जहाँ पे आप हो सको, आपको कोई जज नहीं कर रहा हो। और अगर एक छत के नीचे ऐसा हो जाए कि वो जजमेंट कहीं घुस जाए, तो फिर मैं ये भी कहूँगा कि एक छत के नीचे मत रहो, एक स्पेस हो जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किसी की ज़रूरत क्यों है, और आपके अंदर वो एहसास फिर से जागना चाहिए कि आप किसी इंसान से जो प्यार करते हो, वो प्यार आपके लिए क्यों ज़रूरी है। एहसान की तरह प्यार नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बचेगा नहीं। तो अब क्या हुआ, मोटिवेशन की वजह से और इधर कुछ फ़र्क चल रहा था कि जैसे मेरे बड़े भाई थे, तो बड़े भाइयों के साथ पहले मैं छोटा भाई था, तो एक थोड़ी सी एज गैप रहती है। तो एज गैप के साथ में शुरू में वो थोड़े बड़े हो गए, हम छोटे ही हैं, तो एक डर सा लगता था, हल्की सी एक दूरी थी। फिर जब मैं कॉलेज में आ गया और वो हमारे साथ आके रहने लगे, मेरे सबसे बड़े भाई, तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। वो दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हम तीनों भाइयों की दोस्ती, ऐसे कहा जाता था, देख के कई लोगों ने कहा कि भाई आपका प्यार कमाल का है, इसको किसी की नज़र ना लगे। लेकिन वक्त तो वक्त है जो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा, कोई ना कोई नई कहानी लिखेगा। तो हमारे सारे दोस्त कॉमन दोस्त हो जाते थे धीरे से, और हम एक दूसरे के साथ दिन भर मस्ती करते थे, और ऐसा लगता नहीं था कि 3 लोग अलग अलग हैं। और फैमिली में रोज़ ये सिलसिला रहता था कि रोज़ रात को हम कोई चाय वाय बना के पीते थे, और आखिरी में वहाँ कोई मस्ती चल रही है, कहीं हम जोक वोक सुना रहे हैं, और एक न एक आदमी के मुंह से वो दूध या चाय या पानी बाहर निकलता था। ऐसे ठहाके लगा के ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन उस वक्त हमारे पास वे सब पैसा नहीं था जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को या सपनों को पूरा कर सके। तो हमेशा जो एक होता है ना कि भाई चांद छूने की इच्छा, चांद बड़ा प्यारा दिख रहा था दूर से, तो वो थी कहीं ना कहीं दबी हुई। और अब जब मैं नौकरी पे चला गया, तो घर से अगर आपका बहुत लगाव हो तो आप बार बार घर की तरफ खींचे जाते हो। और लगाव मेरा ऐसा भी नहीं था कि मैं घर से बाहर जाने में कहीं डरता वरता था, लेकिन एक ज़िंदगी में जहाँ आपने मस्ती देख ली हो,
तो आप कंप्रोमाइज़ करके बगैर मस्ती के जी नहीं पाओगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि दुनिया में सबसे बड़ा हादसा यह है, लोगों ने प्यार के बगैर जीना सीख लिया है, और ये कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम यहाँ वहाँ के, जैसे बुढ़ापे में होता है ना, लोग डर जाते हैं, रिश्तों में इतना डर जाते हैं कि जो भी कोशिश करते हैं दूरी बढ़ती जाती है, तो फिर उनको लगता है चलो भगवान ढूंढ लेते हैं, इंसान तो मान नहीं रहा। तो फिर वो शास्त्रों में जाके पढ़ते हैं कि भाई सारी ये मोह माया छोड़ दो, लोगों से अटैचमेंट मत रखो। तो होता यह है कि हम पहले इंसानों का अटैचमेंट पहले छोड़ने की बात करते हैं, और ये चीज़ों का, मकान का, दुकान का अटैचमेंट रखते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको अटैचमेंट छोड़ना है तो सबसे पहले चीज़ों का और ये मुर्दा जो तामझाम है इसका अटैचमेंट छोड़ो, इंसान का सबसे आखिरी में छोड़ना। क्योंकि प्रेम जब काम करेगा तो वही जादू है जो आपकी ईगो बाउंड्रीज को तोड़ देगा, और एक बार ईगो बाउंड्रीज टूट जाती है तो आपको डर लगना खत्म हो जाता है, फिर आप ज़िंदगी का मज़ा लेना शुरू कर सकते हैं। तो मैं नौकरी छोड़ने के लिए बार बार सोचता हूँ, हर 6-8 महीने में निकल आता था। जब भी आता था लोग बोलते थे तुझे किस बात की कमी है, तेरा तो मस्त मामला है यार। और मैं अंदर ही अंदर सोचता था कि मेरे पास क्या है भाई, लेकिन उनके इतने प्रोत्साहन से, उनके इतने सम्मान देने से इतनी वैल्यू मिलती थी, इतना मुझे पूछते परखते थे कि वापस मैं पहुंच जाता था। और अभी मुझे परदेश में रहने वाले कई लोगों के साथ यही बात दिखती है कि बाहर रहने वाले लोगों को अगर वहाँ बाहर मज़ा भी नहीं आ रहा हो, मुंबई में रह रहे हो या मेट्रो में कहीं और रह रहे हो, ठोकरे खा रहे हो, लेकिन जब वहाँ गांव पहुँचते हैं तो उनको 2 दिन, 4 दिन, 20 दिन ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है कि वापस उन 20 दिनों के लिए वो वापस ठोकरे खाने पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर आदमी स्ट्रगल कर रहा हो, ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी बाहर एंजॉय नहीं कर रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ कि कई लोगों के कारण ये हो सकते हैं। तो मैं वहाँ से वापस जॉब पे आ जाता था और बड़ी मुश्किल से भारी पाँव से आता था। फिर मुझे 1-2 महीने ऐसा लगता था नहीं नहीं सही है यार, वो ऐसा कहाँ मिलता है लोगों को, ये तो कमाल की बात है। वो फिर मुझे लगने लगता था अरे यार मज़ा नहीं आ रहा। दोस्तों के साथ ऐसा नहीं मैं कोई बोरिंग लाइफ जी रहा था भाई, वहाँ 4-5 पार्टनर्स के साथ जो मैं आपके बेचमेट रहे हैं उनके साथ मस्ती कर रहे हैं आप। वो मस्ती में सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन है। ये बैचलर्स ही समझ सकते हैं कि वो खालीपन क्या है। इसके लिए मैंने एक कहानी, एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसको आप डिटेल इमोशन के साथ समझ पाएंगे। वो कुछ कहानियाँ लिखी है मैंने, तो वहाँ मैं अपनी किताबें लिखना शुरू कर चुका था और थोड़ा शायराना मूड हो चुका। ऊपर से जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे आप, तो जगजीत सिंह साहब और उधर ओशो की बुक्स, तो आप ज़िंदगी के सवालों में ऐसे गुम हो जाते हो कि आसपास की दुनिया आपको समझ आना बंद हो जाती है। ठीक है, अब उस ट्रेनिंग से मोटिवेट हुआ, इधर मेरे भाई का शादी हुआ, और शादी होने के बाद क्या हुआ कि भाभी आ गई घर पे, और घर पे ऐसा माहौल हो गया कि नौकरी तो एनीवेज मुझे छोड़ना ही थी, लेकिन ऐसा होता ना एक धक्का चाहिए। वो मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में जब भी छलांग लगाई है तो उसके लिए धक्का मुझे इमोशन से ही मिला। तो भाभी आ गई, और भाभी के साथ जाके मैं वहाँ पे हम दोनों देवर और भैया भाभी, और ऐसा मस्त माहौल गुजरा कि मेरे तो पैर ही भारी हो गए। घर आया तो मैंने कहा भाई मुझे जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनकी वजह से छोड़ा, लेकिन मुझे ये करना ही था, पर बार बार कोई वजन नहीं मिलता था। अब मुझे वजन मिल गया तो मैं रुक गया, आ गए आप घर। अब घर आने के बाद जब आप नौकरी छोड़ते हैं ना, तो जब आपके पास काम होता है तो आपको पता रहता है कि अब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं क्या क्या करूँगा। लेकिन जब वक्त मिलता है ना तो वक्त आके सामने पसर जाता है, और आपको समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें। और ऐसे टेक ऑफ नहीं हो जाती ज़िंदगी। जब आप जॉब छोड़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, वजहों से रुक रही है। और एक सोशल एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोगों की आंखों में एकदम से सवाल आने लगता है कि भाई क्या हो गया यार, ये क्या कर लिया तुमने, इसकी क्या ज़रूरत थी। अब वो उस लेवल से ऊपर के लेवल से जहाँ कोई सवाल ही नहीं था और एकदम से नीचे में उतरा। महीने 2 महीने तो ये चलता रहा कि भाई आया होगा छुट्टी वुट्टी पे, ठीक है, लेकिन फिर गया नहीं। बोले क्या छोड़ दी क्या। अब सब लोग पूछ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के नज़रिए में भी मुझे फ़र्क दिखता था। अब वो फ़र्क सचमुच उनके आंखों में था या फिर मुझे नज़र आता था, है ना। जब आपके जूते में कील लगी हो तो आपको ऐसा लगता है पूरी सड़क पे कील बिछी हुई है। और यहाँ ये समझने वाली बात है कि
दुनिया को कोई खास लेना देना नहीं है, फुर्सत नहीं है किसी को, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो हमारे ही बारे में सोच रहे हैं। तो मैं जब आ गया वहाँ पे, और अब वक्त पसर गया, अब वहाँ पे हम किताब लिखना चाह रहे हैं। वो मालवा का माहौल, हमारे रिश्ते नाते, घर बार के लोग आसपास, टाइम तो यूं फिसल फिसल के जाता है। 1 महीना 2 महीना होता है तो किसी की शादी आ जाती है, फिर महीना 2 महीना आता है तो कहीं कुछ और हो जाता है। फैमिली में रह के समय कहाँ फिसल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो मैं अपनी किताब छपवाना चाह रहा हूँ और उसके लिए सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। फिर पब्लिशर्स को हम लेटर वेटर लिखते हैं, कहीं पे अपनी कविता लिख के भेजते हैं, वहाँ से वापस आ जाता है कि खेद है हमको, हम आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर आप ठंडे हो जाते हो। फिर मैंने सोचा मैं अपनी किताब छपवाऊंगा। मैं किताब छपवाने के लिए उज्जैन चला गया और वहाँ पे मैंने ट्रेडल प्रिंटिंग प्रेस पे अपनी किताब छपवाई। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस आपने सुनी होगी, अब तो वो भी एक पुरानी बात हो चुकी है। ट्रेडल प्रिंटिंग प्रेस पता कैसी होती थी? वो मशीन में ऐसे ऐसे आपको टाइप सेटिंग करनी पड़ती थी, एक एक अक्षर को। उस कारीगर को वो वहाँ पे वो टाइप सेट कर रहा है एक एक पेज की, उसमें उसको टाइम लगता था। और बड़ी ही बुरी सी क्वालिटी की एक किताब मैंने वहाँ पे छपवा ली, प्रिंटिंग क्वालिटी बुरी थी। उस किताब का नाम था समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ऐसा समाधान हम लेके आ रहे थे कि वही लोग किताब पढ़ेंगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा हमको लगता था। तो हमने वो किताब लिख डाली। उसका मेन थीम क्या था? उसका मेन थीम ये था कि आदमी बोलता है ना कि उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचो। और हम उसमें ये कह रहे थे परम स्वार्थी बन जाओ, आपको सुपर सेल्फिश हो जाना चाहिए। सेल्फिश मतलब आप सोचते हो ना कि भाई मैं एक गाड़ी, मकान, बंगला, ये वो, घर बार के लिए कमाऊं। आप इतने सेल्फिश हो जाओ कि आपके सर्कल में कई सारे लोग शामिल हो जाए। आपको असल में क्या चाहिए? आपको चाहिए इज्जत, आपको चाहिए खुशी, और आपको डर खत्म हो जाना चाहिए, आज़ादी महसूस होनी चाहिए। तो इसके लिए जब मैं देखता था कि कौन इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखता है, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग नज़र आए जिनको मैंने देखा यार इन्होंने तो कमाल का काम किया है, तो ये तो बहुत आगे बढ़ गए। जैसे मैं मेधा पाटकर जी के बारे में सुनता था, या फिर बाबा आमटे जी को देखता था, या फिर मैं इधर देखता था अन्ना हजारे साहब को। तो मेरे फादर रहे आदिवासी कल्याण विभाग में, तो वो कहीं रालेगढ़ सिद्धि गए होंगे पूना के पास में। उन्होंने आके बताया कि एक आदमी मिलिट्री से लौट के आया, रिटायर होने के बाद में उसने गांव को पूरा बदल दिया। गांव वाले दारू पीते थे रोज रोज और घर की औरतों को मारते थे, एकदम बंजर गांव था, वहाँ पे कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। ये आदमी आया, इसने पहले अपना सारा जो खुद का फंड था वो लगा दिया गांव की बेहतरी के लिए। लोगों ने कहा चल रहने दे भाई, तेरे फंडे बंद कर, लेकिन ये लगा रहा। इसने वहाँ औरतों के साथ मिल के पहले तो उनकी शराब बंद कराई, फिर धीरे धीरे वहाँ पे ऐसे वाटरशेड मिशन का काम किया कि धीरे धीरे उपजाऊ बने धरती। तो वहाँ पे कुछ ऐसी खंतियाँ, टेक्निकल काम भी था, कुछ ऐसी खंतियाँ खोदी जिससे पानी रुके, फिर वो हरियाली बढ़े, फिर धीरे 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 वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की, उसको एक आदर्श गांव बना दी। ये कहानी सुन के मुझे बड़ा मजा आया। देखिए दुनिया में हर आदमी अच्छी कहानी सुनना चाह रहा है, ढूंढना चाह रहा है। अभी दुनिया में अच्छे कामों की कमी नहीं है। मुझे पता क्या इच्छा होती है कि सिर्फ ये बात मैं बाहर ले आऊँ ना कि लोग कितना कमाल कमाल का काम करते हैं। और ये जो बड़े बड़े लोगों की आप बड़ी बड़ी स्टोरी की बात करते हैं, आपके बाजू में कहीं एक आदर्श स्टोरी बनी हुई है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। तो वो देख के फिर हमने वो समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन किताब लिखी। और क्या किया, उसको सबसे पहले अपने आसपास के लोगों में बांटा। और बेचने की तो बात सोच भी नहीं सकते थे भाई, ये सब लोग पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। अब लोग उसके 2-4 पेज पढ़ते थे और फिर वो सोचते थे कि हाँ क्या है ये। सब अपने अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में पूरी तरह बिजी थे। और ऊपर से एक बात बताऊं, किताब भी ज़रा ज़्यादा ही भारी हो गई थी। शुरू में जब आप भाषा लिखते हैं ना, कोई किताब लिखते हैं, तो जो कुछ भी आपने पढ़ लिख रखा हो, सबसे पहले वो कचरा बाहर निकलता है। ओरिजिनल आइडिया तो जो मेरे दिमाग में था वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल था, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ था जो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपने जो पढ़ लिख रखा है वही सबसे पहले बाहर आएगा। और अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है और आप एक आदर्श की दौड़ में कहीं निकल पड़े हैं, तो उसको वैसा रिस्पांस तो मिलेगा नहीं। इस तरह की बात थी। फिर वो किताब मैंने जगह जगह कहीं सब राज्यों की विधानसभा में प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उनको भेजी। तो वहाँ से मेरे पास काफ़ी इस तरह के लेटर्स आए जो मुझे मोटिवेट करने वाले थे। कई लोगों ने कहा कि इतनी कम उम्र में आपने जो बात लिखी वो बहुत गंभीर है, ये है वो है। तो उससे मुझे थोड़ा ये तो पता लगा कि हाँ,
जो चीज़ मैंने कही है वो एकदम बेकार नहीं है। और वो किताब लिखने के लिए भी पता क्या हुआ कि बहुत दिनों से मैं लिखना चाह रहा था पर लिख ही नहीं पा रहा था। कभी वो अंदर एक सारे जो विचार रहते हैं ना इधर उधर बिखरे हुए, उनको इकट्ठा एक सूत्र में पिरो के लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा हुआ कि फैमिली में मेरी कज़िन की शादी थी। आज तक मैंने किसी कज़िन की शादी छोड़ी नहीं थी, लेकिन उस शादी में मैंने कहा मैं नहीं जा रहा अभी। और मैं, सब घर वाले गए, मैं बैठा हुआ मेडिटेशन के लिए, और एक एक डेढ़ घंटे तक मैं मेडिटेट करता था, ध्यान में चला जाता था और सब स्थिर हो जाते थे, मेरे सारे विचार एक सूत्र में आ जाते थे। फिर मैं खोलता था आंखें, आधे एक घंटे के लिए मैं 12-15 पेज लिख देता था। फिर दिमाग गड़बड़ होने लगता था, फिर लगने लगता था पता नहीं अब सही चीज़ नहीं निकल रही है, रुक जाओ, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर मैं कहीं टहला वहला इधर उधर, फिर मेडिटेट किया, फिर किताब लिखी। और ऐसे में सुट्टा भी बहुत मदद कर देता था। जब आप सोचते हो ना, जब आप लिखते हो तब विचारों से इतने भर जाते हो कि आपको उस वक्त टेम्परेरी रिलीफ मिलता है स्मोक से। तो वो चीज़ भी की और आपने वो किताब पूरी की। पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या जानता हूँ, वो सब चीज़ एक फॉर्मेट में आ गई। तो समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये किताब मेरी 97 में प्रिंट हुई थी जब मैं 20 साल का था। और वो मैंने उस पर लिख दिया था पीछे कि ये किताब मैंने क्यों लिखी है कि मुझे लेखक नहीं बनना है, मुझे एक बदलाव चाहिए। तो ये किताब आप पढ़िए, इसको समझिए, इसमें फीडबैक दीजिए और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कीजिए। और आप कोई सहयोग राशि दे सकते हो तो वो मुझे दे सकते हो। सहयोग राशि तो कुछ आई नहीं, कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा वाली स्थिति थी। फिर अब हम सोच रहे थे कि भाई वैसा कुछ धमाका तो हुआ नहीं, अब क्या करें। और इधर फैमिलीज़ में धीरे 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 चीज़ें बदलती जाती हैं। तो अब आप अपनी ही तलाश में गुम हो, आप अलग स्ट्रगल कर रहे हो, आसपास आपके फैमिली मेंबर्स भी अलग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब आप अपने एक नए सफ़र पे जाते हो, अपने तलाश, अपने मायने ढूंढने के लिए। तो अगली स्टोरी में आप ये सुनेंगे कि मैं भगवान के रास्ते पे निकल पड़ा था, मैं साधु बनने जा रहा था। और ऐसा साधु जो दुनिया में सब कुछ छोड़ देता है, वो एक कमाल की कहानी है। वहाँ से मेरी ज़िंदगी को एक ख़ास इंसाइट मिला है और फिर आगे की कहानी बनी है। तो कहानी अगले हिस्से में सुनते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सजेस्ट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। इंस्टाग्राम, कोरा, फेसबुक, सभी जगह हम अवेलेबल हैं। दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं एक मामूली ऑर्डिनरी इंसान हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ एक नॉर्मल सा इंसान। और बस आपको यही बताना चाहता हूँ, आप सब उतने ही खास हैं, आप सबके अंदर बहुत संभावनाएं हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। तो संडे को आप मेरा मकसद मेरी मंजिल, इस नाम का मेरा जो मिशन स्टेटमेंट है उसका वीडियो देखेंगे, वो ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।